Hello, hello, hello. Welcome to UPSC Wala. I am Sonia Ahuja and today we are going to learn diplomacy. So guys, in last class we studied 5 theories of international relation. What were these 5 theories? Realism, liberalism, constructivism, Marxism and feminism. And हम जब इन theories को पढ़ रहे थे, we learned that स्टेट्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे बनती है और जब वो रिलेशनशिप बन जाती है तो वो कैसे अपने इंटरेस्ट के लिए एक दूसरे से या तो वॉर पे जाते हैं या डिप्लोमेसी करते हैं या कन्वर्सेशन करते हैं. तो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ सक्सेसर ऑफ दैट वेयर वी आर गोइंग टू लर्न इन डेप्थ व्हाट इज डिप्लोमेसी. तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि डिप्लोमेसी वर्ड कहाँ से आया है, आज उसकी क्या वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, कैसे वो यूज़ किया जाता है. वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न कि सॉफ्ट पावर क्या होता है और इंडिया का सॉफ्ट पावर क्या है. साथ ही साथ हाउ डज इंडिया यूजेज इट्स सॉफ्ट पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन टुडे. तो एज यू ऑल नो आई एम अ फैन ऑफ क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट, द टर्म्स फर्स्ट बिफोर वी जंप इनटू द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट से पहले टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए क्योंकि I believe that UPSC students should know when a word is used colloquially, ज़्यादा कि आम भाषा में उसे कैसे यूज़ किया जाता है, और legally कि वो लीगल लैंग्वेज में उसका क्या मीनिंग होता है. बिकॉज हाफ द बैटल इज वॉन व्हेन यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, एंड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन यू मस्ट बी क्लियर इन योर टर्मिनोलॉजी. तो वी आर गर्ल्स गोइंग टू स्टार्ट विथ फर्स्ट टर्मिनोलॉजी. ठीक है, तो मूविंग ऑन. तो दिस इज अ लास्ट 10 ईयर में क्वेश्चन आया था सॉफ्ट पावर पे. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हमें इस कॉन्सेप्ट से जानना क्या है. ओके, सो द रीजन वाई आई ऑलवेज इंक्लूड अ क्वेश्चन इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास इज सो दैट यू नो कि इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है और इस टाइप के क्वेश्चन आप यू गेस वेदर एट द एंड ऑफ यू टेल मी बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर वेदर यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन और नॉट. Then you have understood the topic. So what is the question? Question is, what are the components of India's soft power and are they effective in diplomatic progress? इंडिया के सॉफ्ट पावर क्या है और वो डिप्लोमेटिक प्रोसेस में उसको कैसे हेल्प करते हैं, डिस्कस. ठीक है, तो दो टर्म्स है सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो है सॉफ्ट पावर और दूसरा है डिप्लोमेटिक प्रोसेस. तो लेट्स गेट इनटू द टर्मिनोलॉजी. व्हाट इज डिप्लोमेसी? डिप्लोमेसी इज ये एक उसकी ऑनलाइन, अब जैसे आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको जो फर्स्ट डेफिनेशन मिलेगी डिप्लोमेसी की वो ये मिलेगी. ठीक है, कि सेंसिटिव एंड टैक्टफुल स्किल ऑफ मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशन. क्या है? एक सेंसिटिव और टैक्टफुल. सेंसिटिव मतलब क्या? समझो, सोच समझ के, ध्यान में रखते हुए हर चीज को कि क्या हो रहा है. और टैक्टफुल मीन्स कि मौके पे चौका मारने वाली बात. ठीक है, तो एक सेंसिटिव और टैक्टफुल स्किल क्या करने की? मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशन. इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? वी हैव स्टडीड दिस इन द लास्ट क्लास. It is the relationship between sovereign state and other political actors on the international platform. So yes, sovereign state, this is an important term. फिर हम move करते हैं, we'll come back to it, don't worry, we'll come back to it. Then we move to the second term which is soft power, जो कि यहाँ पे use हुआ है soft power. Power पता है हम सबको क्या होता है? What is power? Power is the ability to make others do something you want. क्या है पावर? पावर इज द एबिलिटी. आपके पास पावर है, इसका क्या मतलब है? आपके पास एबिलिटी है कि आप किसी और को वो करवा सकते हो जो आप करना चाहते हो. तो सॉफ्ट पावर देखा जाए तो सॉफ्ट पावर एक ऑक्सीमोरोनिक टर्म है. ठीक है, मतलब मुझे लगता है एटलीस्ट कि पावर इज द अल्टीमेट अथॉरिटी, राइट? पावर. देन सॉफ्ट पावर क्या होता है? तो in English you can say that it's a oxymoronic term, but in international relations a very powerful term. So what is soft power? Soft power is the ability of a sovereign state, again remember sovereign state, to influence others to do something. Again power, interest using appeal, attraction and culture. क्या बोल रहा है वो? Soft power is the ability of a state to influence other state यूजिंग अपील, अट्रैक्शन एंड कल्चर. मतलब क्या? इंस्टेड ऑफ यूजिंग, छुरी दिखाने के बजाय गाजर दिखा के काम करवाना. ओके, दैट्स एसेंशियली व्हाट दे आर सेइंग. ठीक है, तो सॉफ्ट पावर इज एसेंशियली, तो इसके अपोजिशन में हार्ड पावर क्या होगा? छुरी दिखाना एसेंशियली, यूजिंग योर मिलिट्री. सॉफ्ट पावर वुड बी कि अच्छा
if you do this, let's say India is saying to US, US is saying to India ki I will give 200 students every year full scholarship, and in return you send us, you let us use your land for whatever interest they are, could be anything, right? तो ये क्या है, इसमें एक दूसरे को धड़का देने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को डराने की मिलिट्री पावर की जरूरत नहीं है, बट एक कॉमन, तुम्हें कुछ चाहिए मुझे कुछ चाहिए, आओ हम बार्टर सिस्टम करें, दैट्स सॉफ्ट पावर. तो सॉफ्ट पावर मतलब क्या कि कितना आपका पावर है उस चीज को करवाने का. जैसे अब यूएस है, यूएस के पास बहुत सॉफ्ट पावर है क्योंकि उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस बोल देते हैं और लोग कर देते हैं, बिकॉज इट हैज दैट पावर. वो पावर कहाँ से आता है? पावर आता है अपील, अट्रैक्शन और कल्चर से, कि हम जानते हैं कि यूएस की हिस्ट्री क्या रही है एंड हाउ इट हैज डेल्ट विद डिफरेंट कंट्रीज, सो वी अंडरस्टैंड दैट, एंड सो अदर कंट्रीज दे नो कि व्हाट विल हैपन इफ वी डोंट लिसन टू देम, और व्हाट, और दे ऑल्सो नो कि हमें क्या मिल सकता है अगर यूएस वांट समथिंग फ्रॉम अस, राइट? सो दैट्स लेवरेज. दैट लेवरेज इज व्हाट वी यूज इन सॉफ्ट पावर. सो नाउ ये दोनों टर्म में एक कॉमन चीज आपने देखी होगी, विच इज सोवर्न नेशन. दोनों डेफिनेशन में एक टर्म है जो कॉमन है, वो है सोवर्न नेशन. तो लेट्स अंडरस्टैंड सोवर्न नेशन क्या होता है. अब से ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये पॉलिटिकल थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आई बिलीव दैट इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, यू हैव नॉट अंडरस्टूड पॉलिटिकल थ्योरी इन एनी वे, और या आप पॉलिटिकल साइंस समझिए. ये बहुत sovereignty is one of those words which is like the first word, like diplomacy. जब हम democracy की बात करते हैं तो वही से ना, to the people for the people. So if you don't understand what people are, then you don't understand democracy, right? Similarly, we can say that if you don't understand what sovereignty is, you don't understand pretty much anything in political world. Okay, so let's understand sovereignty hota kya hai. Sovereignty, again, now first we are going to go on a definition that is given by the internet. तो जब इंटरनेट गूगल आप खोलते हो तो सबसे पहले डेफिनेशन जो आती है वो क्या है? इंटरनेशनल लॉ डिफाइंस सोवर्न स्टेट्स दैट हैव ऑल फोर. क्या फोर? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, टेरिटरी एंड सोवर्निटी. ठीक है, एक सोवर्न स्टेट वो है जिसके पास पॉपुलेशन है फिक्स्ड, काउंटेबल पॉपुलेशन, नहीं उसको पता है कि कितनी पॉपुलेशन है, हाउ मेनी इंडियंस आर देयर, हाउ मेनी यूएस नेशनल्स आर देयर, उसको पता है, उसके डिफाइंड एक पॉपुलेशन है. तो दैट्स वन. गवर्नमेंट, यूएस, ब्रिटेन, सबकी गवर्नमेंट है, अपनी अपनी एक इंस्टीट्यूशन है. अब वो गवर्नमेंट अलग अलग टाइप की हो सकती है, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट देयर हैज टू बी अ इंस्टीट्यूट दैट गवर्न्स दैट लैंड, देन देयर शुड बी अ फिक्स्ड लैंड. सो अगर for example you have people and you have a government but you don't have a land, a fixed territory, then it's a difficult situation, because then you are essentially maybe on somebody else's territory, so then you are not sovereign. And then last में आता है sovereignty. अब ये sovereignty क्या है? ये तीन तो समझ में आया, इंडिया के पास है तीनों, टेरिटरी है अपने पास, पॉपुलेशन है अपने पास, गवर्नमेंट है अपने पास, बट इंडिया को सोवर्न स्टेट का बोलने के लिए एक सोवर्निटी भी होना जरूरी है. तो वो सोवर्निटी एग्जैक्टली है क्या? Sovereignty is essentially, I'll give you an example. दो बच्चे हैं, let's say you and I are the parent, right? दो बच्चे हैं, एक है 5 साल का और एक है 18 साल का, अभी 19 का हो गया. ठीक है, तो अब अगर आपसे 19-year-old वाला बोलता है कि मुझे आज ये पहन के जाना है, तो you'll be like okay fine, as long as it's that you want to wear, fine. बट अगर एक 5 years old वाला तुमको बोले कि आज मुझे शाम को 9 बजे खेलने जाना है, तो what will you say? This person, this 18-year-old, 19-year-old, he has the decision to make choices for himself, right? And for example, he can come late, he can wear whatever he wants, he can ask for things, he can, decide which subject he wants to study, what he wants to do. But will you let this 5-year-old make that decision? No. 5-year-olds are not completely grown up to make the best decisions for themselves. So till the age of 18, we as a parent make decision for them, right? So, but this 19-year-old and this 5-year-old, still both your children, right? So you have given away your authority for this 19-year-old. That's why he has become sovereign. So when you acknowledge कि ये बड़ा हो गया और अपने लिए सही डिसीजन बना सकता है, देन दिस पर्सन बिकम सोवर्न. तो सोवर्न इज टू बी एबल टू कंट्रोल योर ओन बॉडी एंड योर एक्शंस.
A 5-year-old is not sovereign, but this 19-year-old is sovereign, right? So अंडरस्टैंडिंग, तो इसका क्या मतलब है कि इन इंडिया के केस में या किसी कंट्री के स्टेट में जब हम सोवर्निटी की बात करते हैं तो वी आर एसेंशियली सेइंग कि क्या वो स्टेट अपने खुद के डिसीजन बना पा रहा है और क्या बाकी सारे लोग उसको वो फ्रीडम दे रहे हैं बनाने की या नहीं. दैट्स हाउ सोवर्निटी इज डिजाइन की डिफाइंड कि इज द नेशन एबल टू मेक इट्स ओन डिसीजन एंड आर अदर पीपल रिकॉग्नाइजिंग द फैक्ट दैट दिस स्टेट इज एबल टू मेक इट्स ओन डिसीजन. क्या ये देश अपने खुद के डिसीजन ले पा रहा है और क्या बाकी लोग, बाकी जो देश हैं वो ये समझते हैं, अग्री करते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट नेशन है जो अपने खुद के डिसीजन ले रहा है. अगर हाँ तो फिर वो सोवर्न है. तो दैट सोवर्निटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कॉल्ड अ सोवर्न. तो क्या इंडिया अपने खुद के डिसीजन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है. क्या दूसरे लोग अग्री करते हैं इंडिया इज अ सोवर्न स्टेट? यस. सो इंडिया इज अ सोवर्न स्टेट. ओके, एज सिंपल एज दैट. तो इट्स इंडिपेंडेंस एसेंशियली. ठीक है, तो let's understand again. You know I'm a fan of clearing the terminology. तो हम sovereign वर्ड के ऐसे डेप्थ में जाएंगे कि क्या होता है. sovereign जो वर्ड है ना वो आता है फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच वर्ड विच इज sovereign. sovereign जो है उसका मतलब होता है सुपर या अबव. इट्स फ्रॉम ओल्ड लैटिन फ्रेंच वर्ड सुपर या अबव. ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं इसको हम? बड़ा, यू कैन से सबसे बड़ा या सबसे पावरफुल या सबसे ऊपर, हम ये भी बोल सकते हैं ऊपर. ठीक है, और मोनार्क. अब आपने मोनार्क, यू ऑल नो व्हाट इट इज. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अनार्की. व्हाट वाज अनार्की? अनार्की वाज रूल ऑफ नो वन. दैट्स अनार्की, राइट? तो मोनार्की इज रूल ऑफ वन पर्सन, एक इंसान का रूल. तो ये जो वर्ड है ना मोनार्क, ये इधर से आया रेन. Okay, we also use the word sovereign to, sovereign can also be called like एक person जो monarch है उसको sovereign, जैसे Queen Elizabeth है, she was also the sovereign of Britain, right? तो this word also like noun भी है, verb भी है essentially. तो ये English word जो होता है reign, जिसका मतलब है कि monarch, okay, इन दोनों को combine करके ये word बना है sovereign. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? sovereignty इसका मतलब है सुप्रीम पावर और अथॉरिटी. सुप्रीम पावर अथॉरिटी, दैट मीन्स अगेन आई टेल यू एन एग्जांपल ऑफ ये 5 साल का, ये 19 साल का बच्चा. ठीक है, अब ये सुप्रीम अथॉरिटी मीन्स कि जितने भी बच्चे हैं उन सबके ऊपर किसका राज है, लाइक कौन अल्टीमेट डिसीजन मेकर है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इन माई फैमिली माई मदर इज द सोवरेन बिकॉज शी, उनका डिसीजन लास्ट होता है. ठीक है, सो सिमिलरली, और जैसे फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया हु इज द सोवरेन? पीएम या प्लीज आंसर मी दैट. हु डू यू थिंक इज सोवरेन इन इंडिया? हु हैज द लास्ट सील, प्रेसिडेंट और पीएम? बताना मुझे. तो सोवरेन इज एसेंशियली बेसिकली सोवरेनिटी और सोवरेन इज अल्टीमेट पावर, है ना. एंड नेशन सोवरेनिटी, अब ये वर्ड जो है ना ये कॉमन है. आप सोवरेन वर्ड कहीं भी यूज कर सकते हो, इसका सिंपल मतलब है कि इंडिपेंडेंस. बट नेशन की सोवर्निटी में क्या होता है? इट्स द अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट टू गवर्न इटसेल्फ और अनदर स्टेट. ठीक है, सोवर्निटी ऑफ अ नेशन इज द एबिलिटी और इंडिपेंडेंस टू गवर्न इटसेल्फ एंड टू गवर्न अदर स्टेट्स. जैसे जब ब्रिटेन यूज्ड टू गवर्न इंडिया, सो इन ब्रिटेन वाज सोवर्न. इट हैज द authority to govern not only the land of England but also the colonies, right? Let's come. अच्छा, अब बेसिकली बड़ा भी अंडरस्टूड कि क्या होता है सोवर्निटी, क्या होता है नेशन, क्या होता है स्टेट, राइट? और कैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम डिफाइन करते हैं. बट देयर आर 5 वर्ड्स दैट आई वांट टू क्लियर, दैट आई डोंट वांट एनी कंफ्यूजन इन. सबसे पहले है वर्ड स्टेट, फिर है सोवर्न स्टेट. स्टेट और सोवर्न स्टेट में क्या फर्क है? स्टेट और सोवर्न स्टेट में क्या फर्क होता है? स्टेट इज, वो बोल रहा है सिंपल, स्टेट के पास क्या होनी चाहिए? इंस्टीट्यूशन विच इज गवर्नमेंट एंड पॉपुलेशन विच इज टेरिटरी एंड पीपल. ठीक है, एक स्टेट क्या है? स्टेट के पास ये 3 चीजें होनी चाहिए. उसके पास इंस्टीट्यूशन होने चाहिए और पॉपुलेशन होनी चाहिए, और पॉपुलेशन एक टेरिटरी में होनी चाहिए. सोवर्न स्टेट इज a state that also has the capacity to make treaties and agreements with other state.
तो सोवर्निटी कब आती है? जैसे अभी हमने देखा कि सुप्रीम पावर है, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज एबल टू मेक डिसीजंस, राइट? तो वो डिसीजन, वो सुप्रीमेसी या जो वो इंडिपेंडेंस है, वो कैसे यूज करता है एक स्टेट, ओके उसको भी सोवर्निटी कहा जाता है, कि द एबिलिटी ऑफ अ स्टेट टू मेक ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स विद अदर्स। तो जैसे इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया यूएस जब भी कोई ट्रीटी साइन करते हैं, तो द फैक्ट दैट इंडिया इज एबल टू साइन शोज दैट इंडिया इज अ सोवर्न नेशन। तो स्टेट और सोवर्न स्टेट में फर्क है सोवर्निटी का। तो एक स्टेट हो सकती है जिसके पास सब कुछ है, बट उसके पास it does not have the ability to make decision on itself, then it's just a state. So for example, India was a state under British rule, but it was not a sovereign state. It was a state, but not a sovereign state. Okay, now we understood what is the difference between state and sovereign state. Now let's understand nation. अब हम सबको पता है कि जो वर्ड्स नेशन स्टेट होता है, इसको बहुत ही कॉलोक्युअली एक जैसा माना जाता है, ठीक है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नेशन? ठीक है, अ नेशन इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, a large group of people who inhabit a specific territory, and has connections via history and culture. Basically what nation is very different from state. State क्या बोल रहा है? स्टेट बोल रहा है कि उसका एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, कुछ फिक्स पॉपुलेशन होनी चाहिए और कुछ एरिया होना चाहिए, दैट्स अ स्टेट. बट नेशन नहीं कह रहा. नेशन ये बोल रहा है कि नेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनके कोई मे बी दे डोंट हैव अ गवर्नमेंट ऑफ देयर ओन, बट दे हैव अ कंबाइंड हिस्ट्री. इसीलिए फॉर एग्जाम्पल वी यूज ना, हमारे इंडिया में हम प्रोविंसेस के लिए भी स्टेट वर्ड यूज करते हैं. क्यों? बिकॉज लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑल महाराष्ट्रन इज फ्रॉम where all Marathis live and they have a common culture and history. Gujarat is where all the Gujaratis live and although अब तो melting pot है, सब लोग सब जगह पाए जाते हैं, but majority वहाँ पाए जाते हैं. तो why do we call them states? Because they have, technically we don't call them nation for a reason, but that is what I'm trying to make you understand कि जो हम colloquially बोलते हैं उसकी definition बहुत अलग होती है रियलिटी से. तो हम स्टेट्स को वैसे तो प्रोविंसेस या स्टेट्स बोलते हैं, बट एक्चुअली दे आर नेशन इन देमसेल्व्स, बिकॉज दैट्स द डेफिनेशन ऑफ नेशन. सो नेशन इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ फिक्स्ड टेरिटरी दैट हैव अ शेयर्ड हिस्ट्री, राइट? बट हम उसको स्टेट बुलाते हैं हमारे इंडिया में, बट बाहर की कहीं जाओ तो आप वहाँ दूसरे स्टेट्स में तो वहाँ पे प्रोविंसेस बोलते हैं. सो डेफिनेशन, लीगल डेफिनेशन स्टेट की क्या है? स्टेट की क्या है? टेरिटरी, पॉपुलेशन. नेशन की क्या है? दे शुड हैव अ कनेक्शन और दे शुड बी कनेक्टेड वाया कल्चर, हिस्ट्री एंड कॉमनैलिटी. उनके अंदर एक कॉमन कल्चरल ट्रेडिशनल वैल्यू होनी चाहिए, या ऐसा कुछ जो उन सबको हिस्टोरिकली जोड़ता हो. ठीक है, सो दैट्स अ नेशन. ठीक है, अब नेशन तो समझ गए. नेशन स्टेट क्या होता है? व्हाट इज नेशन स्टेट? नेशन स्टेट इज व्हेन अ कल्चरल ग्रुप इज ऑल्सो अ सोवर्न स्टेट. क्या बोल रहा है वो? एक कम्युनिटी जो हिस्टोरिकली कनेक्टेड है थ्रू देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन, जब उसको आप वो कल्चर और ट्रेडिशन से एक जैसी भी है और फिर वो स्टेट भी है, दैट मीन्स इट हैज सोवर्निटी एंड एवरीथिंग, तो वो एक नेशन स्टेट बन जाता है. अब हाउ इज इंडिया अ नेशन स्टेट? क्वेश्चन. व्हाई? बिकॉज नेशन स्टेट होने के लिए दे हैव टू हैव अ कॉमन एवरीथिंग. इन इंडिया में व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल इंडियंस is the aspect of being Indian. Otherwise, they all have different culture, right? We all have different histories, different fights, different past. But what brings us together is being Indian. So we are a sovereign state, yes. But we might not be a nation state because we don't have a common sort of culture. Culturally, हम और culturally भी बोल सकते हैं common है. India's independence was something that there was a fight that brought all of the India together. So we can also say now that India is also a nation state because it brought together all these different cultures to fight against the Britishers. So but the key difference is जो भी बड़े states होते हैं ना, जितने भी big states होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड मास होता है, जैसे यूएस हो गया या फिर ब्राज़ील, चाइना, these are big countries where countries that have a lot of land mass. That means they have a lot of different kind of people. जैसे अपन इंडिया में भी से ना कि हर थोड़े थोड़े दूर में पानी बदल जाता है, भाषा बदल जाती है. So that similar is the case with these big countries also, where because there are multiple traditional cultures, right? So all these big countries are sovereign state, and all the small countries
can be called a nation state. For example, Vatican City, right? It's a small city, small state, सब लोग उसमें उसी ट्रेडिशनल से हैं और वो एक खुद की इंडिपेंडेंट स्टेट है. सो यूजुअली वी यूज द टर्म नेशन स्टेट फॉर वेरी स्मॉल स्टेट्स वेयर देर इज अ कल्चरल इक्वालिटी. मैं सब लोग एक ही कल्चर के हैं, सब लोग एक ही चीज़ फॉलो करते हैं. एंड हम नेशन स्टेट उनको सोवन स्टेट उनको बोलते हैं जो बड़े देश हैं जिनके पास बहुत सारे कल्चर हैं बट वो एक साथ आके एक स्टेट बनाते हैं. However, we oftentimes use this interchangeably. तो I want you to understand कि even though we use this interchangeably, जब आपको यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है और वो सोवन स्टेट यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ सेइंग नेशन स्टेट, तो समझो कि क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि उसका कोई मतलब है. दे आर नॉट द सेम टर्म. ठीक है. एंड लास्टली द वर्ड कंट्री. द वर्ड कंट्री has no meaning. Literally, it has no meaning because country is used. We use the word country for all of these. You know that. हम अपनी कोलोकियल लैंग्वेज में द टर्म कंट्री हम यूज करते हैं कैसे भी, वो तो ठीक है. उसके बाद लोग यूज करते हैं उसको लाइक ऑयल कंट्री या फिर कोल कंट्री, वाइन कंट्री, विच इज बेसिकली वी यूज दिस एज वी यूज द वर्ड कंट्री वेरी इंडिपेंडेंटली, फ्रीली, लाइक उसका कोई इतना डिफाइंड मीनिंग नहीं है. तो कंट्री इज यूज टू मीन द सेम थिंग एज नेशन स्टेट. स्टेट सब एक ही है. दे ऑल्सो बी यूज फॉर लेस पॉलिटिकल मैनर, refer to as a region or cultural area. तो country is not a legally fixed term. ये बोलना चाह रहे हैं वो कि country का बहुत सारे meaning होते हैं और कई बार कोई भी किसी भी एरिया को country बोल सकता है कि ये यहाँ पे सारी वाइन्स बनती है तो ये वाइन कंट्री हो गई, यहाँ पे सारा कोल निकलता है तो ये कोल कंट्री हो गई. तो it doesn't have to be political. That's what it's saying. But to become a country, it doesn't have to be political. And we oftentimes use the word country very interchangeably with all of this. So मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि इस टर्म का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं बचा है, बिकॉज व्हेन यू मीन सो मेनी डिफरेंट थिंग्स यू एक्चुअली डोंट हैव एनी मीनिंग. So when you are also writing the answer, try to understand these differences and use these words. So अगर आप you mean nation state, then write nation state. If you mean state, then write state. उससे पता चलता है कि आपकी बेसिक्स क्लियर है. ठीक है. अगली स्लाइड जाते हैं. तो हाउ डू अ स्टेट एक्वायर सोवर्निटी. एक स्टेट को सोवर्निटी कैसे मिलती है, तो हम इसका एग्जांपल, अब इंडिया को सोवर्निटी कैसे मिली, कब मिली इंडिया को सोवर्निटी और कैसे मिली? 1947 में जब ब्रिटिशर्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, दे साइंड अ अग्रीमेंट where they recognized India as a sovereign state. Going to write SS, but no. People who love politics will know why I did. I don't know. Okay, so how did India get sovereignty? India got sovereignty in 1947 when Britishers left India and they signed the agreement giving sovereignty to the state of India. उस time पे Bangladesh and Pakistan were अलग and then together as a state, and दो state को sovereignty दिया था उन्होंने. और फिर who was the first state to give? So basically recognition देना पड़ता है. हर whenever a state is formed, other states have to give recognition. तो कि हाँ ये स्टेट फॉर्म हुई है. सो विच वॉज द सेकेंड कंट्री जिसने इंडिया को सोवर्निटी के रिकॉग्निशन दिया था आफ्टर ब्रिटिश? यूएसए. एंड व्हेन यू हैव यूएसए एंड ब्रिटिश, so then you are pretty sorted because these are two very big countries. Okay, and अगर उन लोगों ने बोल दिया आप सोवन हो तो आप सोवन हो बस. ठीक है. तो दिस इज हाउ इंडिया गॉट. तो अब एग्जाम्पल लेते हैं. सो फर्स्ट इज सेंडिंग रिक्वेस्ट फॉर रिकॉग्निशन. तो एक तरीका तो ये हो गया, जब आप किसी, इफ यू वर अ कॉलोनी एंड यू वर फ्रीड बाय योर कॉलोनी, तो देन जब आपकी फ्रीडम होती है तो आपको सोवर्निटी वो आपका कॉलोनाइजर ही राइट करके लिख के देता है कि आप एक सोवर्न स्टेट हो. दूसरा तरीका क्या होता है? सेंडिंग रिक्वेस्ट. इसके लिए अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं इसराइल का. आपको पता है इसराइल वाज फॉर्म 1948 एंड देन इट सेंड इट्स रिक्वेस्ट टू इंडिया कि प्लीज रिकॉग्नाइज अस इन 1948.
2 साल तक कुछ नहीं हुआ. 1950 में इंडिया रिप्लाइड बैक सेइंग कि हाँ ठीक है, गॉट योर इन्विटेशन. डिडंट से यस, जस्ट हाँ ओके फाइन, गॉट इट. फाइनली इंडिया रिकॉग्नाइज तो कर दिया कि हाँ ठीक है, आई गॉट योर मेल, फाइन. बट इंडिया ने एम्बेसी कब चालू करी इजराइल में? 1992 में जाके. तो टेक्निकली उस वक्त उसको, तो टेक्निकली अगर हम इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप देखें तो इंडिया रिकॉग्नाइज्ड इजराइल इन 1992, क्योंकि तब पहली एम्बेसी स्टार्ट हुई थी. हाँ, तो उन्होंने सिर्फ एक्नॉलेज किया था लेटर को, कुछ बोला नहीं था. अब क्यों नहीं बोला था? इफ यू गो अ लिटिल बिट इन हिस्ट्री यू विल नो कि कोल्ड वॉर चल रहा था एंड इट वाज अ हॉट इशू बिकॉज अभी जर्मनी से सारे ज्यूज ओके आए थे. बट प्रॉब्लम था कि इसराइल जहाँ पे बन रहा था दैट वाज अ लैंड फॉर मिडल ईस्ट एंड वहाँ के एथनिक लोग रह रहे थे एंड देयर वाज दिस ह्यूज कंटेंशन. एंड इंडिया, तो आपको शुरू से पता है कि इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता. दे डोंट वांट टू बी टेक दिस साइड और दिस साइड. ओके, सो दे वर न्यूट्रल. दे लाइक हम अग्री ही नहीं कर रहे. हाँ हो गए आप इजराइल, हमें नहीं पता. ठीक है, सो दिस इज हाउ इंडिया डेल्ट विद द सिचुएशन. तो सिमिलरली whenever a state is formed they also send request excuse me they also send request to other countries to recognize us. Second, establishing economic and cultural tie. जब दो स्टेट के बीच में इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज बन जाती है तो उसे भी, क्योंकि अगेन कमिंग बैक टू द फॉर्म, एक स्टेट तभी रिलेशनशिप बना सकता है जब वो इंडिपेंडेंट हो. वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो स्टेट नहीं वो रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप बनाने के लिए अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, लीगल. ठीक है, और अगर आप लीगल अग्रीमेंट साइन कर रहे हो दैट मीन्स सामने वाला पर्सन आपको एक सोवरेन स्टेट मान रहा है, हेंस द रिकॉग्निशन. इस्टेब्लिशिंग एम्बेसीज, जैसे मैंने बताया इसराइल के केस में 48 में भेजा था उन्होंने, और हमने कब एम्बेसी बनाई? 92 में. आपने रिसेंटली सुना होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, there were a lot of pressure to solve the Middle East problem because Israel and Palestine का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आ रहा था. तो he moved his US embassy from Tel Aviv to Jerusalem, and there was a huge ha about it, if you remember. And why was that important? Because Jerusalem, is a place where all three religious space hai, and Israel was sort of not wanting to take control of it but still taking control of it. And उन्होंने उसे थोड़ा दूर पे अपना टेल अवीव बनाया था, which was the capital. And US ने बोला कि US moved its embassy to Jerusalem and sort of signed it off कि हाँ I agree कि जेरूसलम ही कैपिटल है इसराइल की. एंड दैट वाज क्यों, अब आई एम नॉट गोना गो इन डीप व्हाई दैट्स एन इशू, बिकॉज देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया एक्चुअली माइनॉरिटीज दैट इज वेरी डीप. बट essentially there was a big move. And why? Because it changes the recognition part of it. Okay, तो वो recognize कर रहा है कि जेरूसलम belongs to Israel. बल्कि the idea that Jerusalem actually has other क्योंकि there is a religious state for both Catholics नहीं, Christians, Islam and Judaism. So they didn't want to, and it was usually part of the Palestine before. So anyways, they have a very rich history. We're not going to get into it. But that move became such a big news because of this. Okay, getting into agreements, as I said ऊपर, कोई भी अग्रीमेंट अगर आप बना रहे हो बायलेटरल, यूनिलेटरल, रीजनल, तो आपको साइन करना पड़ता है एक अग्रीमेंट. एंड इफ यू आर साइनिंग द अग्रीमेंट दैट एसेंशियली मीन्स दैट यू आर रिकॉग्नाइजिंग द अदर स्टेट एज सोवर्न एंड हेंस यू आर एक्वायरिंग सोवर्निटी, एंटरिंग बायलेटरल, रीजनल, इंटरनेशनल. तो जब आप UN का पार्ट बन जाते हो, WTO का पार्ट बन जाते हो, तो यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोवर्न स्टेट. इन दैट मैटर यू कैन ऑल्सो से कि जैसे UN ने पैलेस्टीन को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर स्टेट बना के रखा है. मतलब क्या, इट्स गिविंग इट इट्स लेजिटिमेसी टू इट, राइट, बाय मेकिंग इट एन ऑब्जर्वर स्टेट. बिकॉज टू मेक हिम ऑब्जर्वर स्टेट दे माइट हैव साइंड सम फॉर्म्स, सो विच गिव्स द लेजिटिमेसी ऑफ UN की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की लेजिटिमेसी पैलेस्टीन को दी जा रही है. एंड क्यों दी जा रही है हम जब पढ़ेंगे इसराइल के बारे में तब बताऊंगी.
because it's a lot of information to go. So we'll gonna play a small game to understand कि कौन सी state sovereign है कौन सी नहीं है. ठीक है. इंडिया, क्या इंडिया sovereign है? क्या इंडिया sovereign है? देखते हैं. इंडिया की टेरिटरी है? हाँ है. पॉपुलेशन है? हाँ है. गवर्नमेंट है? हाँ है. सोवर्निटी है? हाँ है. राइट. तो इंडिया इज अ सोवर्न स्टेट. चारों चीजें हैं उसके पास. यूएसए, क्या उसके पास टेरिटरी है? हाँ है. पॉपुलेशन? हाँ है. गवर्नमेंट? यस, देयर एग्जिस्ट गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट. डज इट हैव द एबिलिटी टू मेक decisions and to get into contract with other states? Of course, yes. इसराइल, क्या इसराइल के पास टेरिटरी है? हाँ बिल्कुल है. क्या उसके पास पॉपुलेशन है? एब्सोल्युटली. यू नो इसराइल में ऑल ओवर द ज्यूज ऑल अराउंड द वर्ल्ड दे हैव स्टैंडिंग citizenship from Israel. मतलब आप अगर Jewish हो, and one of the reason why it's very different, again I love that subject, so I go into that a lot, but you can't become Jew. Like you can convert into Islam and you can convert into Christianity or Hinduism, but you cannot become Jew. The only way you become Jew is if you're born in a Jewish family. It's a more that kind of structure. So anyone who is of Jewish descent has sort of like a standing citizenship in Israel if they come. Like if जैसे आएंगे उनको मिल जाएगी बिना तो questions आते. Not exactly no question, but do they have a government? Yes. Do they have sovereignty? Yes, they're getting into a relationship with many states. So yes. Hong Kong. Y'all, let's discuss whether Hong Kong. Does Hong Kong have a territory? Yes. Does it have a population? Yes. Does it have a government? Yes. But does it have a sovereignty? No. It does not. Hong Kong is a state that is part of China. तो उसकी गवर्नमेंट भले इंडिपेंडेंट है बट उनके मेन डिसीजंस जो होते हैं ना वो चाइना से आते हैं. तो इट्स नॉट इंडिपेंडेंट. सो वी कांट से, सो वी कैन कॉल हांगकांग अ स्टेट, अ नेशन मे बी, बट नॉट अ सोवर्न स्टेट और नेशन स्टेट. नेशन भी नहीं बुला सकते, स्टेट बुला सकते हैं पर सोवर्न स्टेट नहीं है, नेशन स्टेट भी नहीं है. ठीक है. country, I mean colloquially you can say, but no, not a country, because country, again, the word means so many things. Taiwan. Taiwan has its territory? Yes. Is an island. Does it have a population? Yes. Does it have its own government? Yes. Does it have sovereignty? This is where things go mucky, because China बोल रहा है कि Taiwan is ours. It is a province of China, but recently US Congress Speaker Nancy Pelosi flew to Taiwan to discuss, and also Taiwan government is democratic and Chinese government is communist. So I would say yes, they have their democratic government and they are getting into relationship with other countries, so they are. But China से अगर आप पूछोगे तो बोलेगा नहीं, state हमारा है. So then again, this is how you define. So if you ask China whether Taiwan is a sovereign state, they will say no. But if you ask Indians, if we have embassies there, US for that example has connection with Taiwan independently, so for them, yes, it is a sovereign state. Scotland has territory? Yes. Does it have population? Yes. Does it have a government? Absolutely. But does it have sovereignty? The answer is, drum rolls, no. It does not have sovereignty. Scotland, Wales are part of Britain. Okay, so they have their own culture, they have their own land and everything, but they're not independent. Next, Palestine. क्या पैलेस्टीन के पास टेरिटरी है? यस. गाजा, अभी तो खैर सिर्फ गाजा ही बचा है, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक ही बचा है, बट इट स्टिल हैज टेरिटरी. डज इट हैव पॉपुलेशन? डेफिनेटली. डज इट हैव अ गवर्नमेंट? यस. अब ये गवर्नमेंट पे भी आके थोड़े क्वेश्चन सवाल उठ जाते हैं, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ, बहुत कुछ हुआ है हिस्ट्री में. समटाइम्स there was a government, but it's not functioning from the land, it's functioning from outside the country, and the one which is functioning in the country has been labeled as terrorist organization. So it's a lot of mucky business. So we still can't say whether at what point. Right now, yes, they have a government, but at what point that government was there and not there, that's a bit but do they have sovereignty? The answer is no. Why? Because they are not able to
the only way you can go through Palestine is through Israel, and Israel has been of course making sure that you don't. So even that, and this also I would say कि नहीं है. So if you ask some people, they will say Palestine, like आप किसी से भी अभी पूछोगे whether Palestine is sovereign or not, they are not going to be able to give you a definite answer because things are still happening. So this is how you essentially what we did is here we are trying to understand कि sovereign state है कि नहीं है, उसके लिए सब होना चाहिए. Just because you have these three doesn't make you a state. You have to have sovereignty also, and sovereignty depend करता है कि सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है इस बात पे कि आपकी कितनी एम्बेसी से कितनी पहचान है, कितने आपने अग्रीमेंट कर रखे हैं स्टेट नेशन में, मतलब अराउंड द वर्ल्ड. ऑल्सो डिपेंड करता है कि कौन आपको, सो अगर फॉर एग्जांपल 4-5 छोटी छोटी कंट्रियाँ जो इनसिग्निफिकेंट है वो आपको सोवर्निटी का ठप्पा दे भी रही है, तब भी आप सोवर नहीं हो, क्योंकि द ट्रूथ इज दैट ऑल द बिग कंट्रीज हैव टू गिव यू दैट थम्स अप, देन ओनली यू बिकम अ कंट्री. तो उसके अलावा भी अब कोई फिक्स नंबर भी नहीं है कि भाई 192 या 200 कंट्रीज जो हैं अपने वर्ल्ड में, उसमें से हाउ मैनी कंट्रीज गिव यू सोवर्निटी टू बी कॉल्ड सोवर्न, वो भी कोई डेफिनेशन नहीं है. क्योंकि अगर सिर्फ यूएस और ब्रिटेन ने दे दी तो भी बहुत बड़ी बात है, बट अगर बाकी कंट्रीज ने नहीं दी तो भी यू नो कम्युनिटी कैन फंक्शन. तो सोवर्निटी, आई मीन टू डिफाइन सोवर्निटी इज अ बिग बिट मकी. इट्स लाइक डिफाइनिंग फ्रेंड्स. ओके, कौन किसका फ्रेंड है, कितना फ्रेंड है, डिपेंड करता है. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, डिप्लोमा. अच्छा, अब डिप्लोमेसी को समझने के लिए आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस. वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर द वर्ड डिप्लोमेसी कम्स फ्रॉम. सो उसके लिए हमने सबने डिप्लोमा सुना है, क्या होता है आजकल अब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स देते हैं सर्टिफिकेट, वो एजुकेशन की आपने यहाँ से ये पढ़ाई करी है, दैट्स डिप्लोमा, राइट. तो इसका ये मॉडर्न डेफिनेशन है. द हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ डिप्लोमा इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और चार्टर. ठीक है. तो बेसिकली 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी के आसपास जब स्टेट एक दूसरे के लिए मैसेजेस भेजती थी, या तो वो है ना उनको एक फॉर्म देती थी जब भी वो कहीं जा रहे होते थे, एक पेपर देती थी जिसको वो ऐसे फोल्ड करते थे, 2 पेपर. ठीक है. और वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, उस पर ठप्पा होता था किंग का, और वो डॉक्यूमेंट वाज देयर लाइफ सेवर. एसेंशियली वो कहीं भी जाके उसको दिखाएंगे तो उनको पता चलता कि इसको इस किंग ने भेजा है, तो दे वुड लेट देम एंटर, राइट. So that was called diploma because the word diploma comes means diplo means to fold and ma means paper. So it was a double folded paper जिसके ऊपर seal हुआ करती थी, and they used to use this to go. So charter essentially क्या होता है ना, charter is कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश होने के लिए ज़रूरी है कि उसे एक सोवर्न स्टेट certification दे. Like for example, if you want to open a university in India, you need to get a charter. That means a official legal document saying from the Indian government कि हाँ you can create this. So that is diploma. That is called charter. So every hospital, every organization, every school that has opened in India, or for that matter any small state bodies, all of them need to get a certification from the state government, and ये certificate only a sovereign can give. ठीक है. तो मतलब सो इसेंशियली द वर्ड डिप्लोमा कम्स फ्रॉम दैट 17th सेंचुरी किंग का लिफाफा जो किंग देता था अपने लोगों को टू गो आगे. ठीक है. तो अब हम समझ गए डिप्लोमा क्या होता है. डिप्लोमा तो एक इट्स अ पेपर एसेंशियली, या फिर पेपर बोल सकते हैं या चार्टर बोल सकते हैं, एक तरीके से परमिशन है वो. ठीक है. तो डिप्लोमा से आता है वर्ड डिप्लोमेसी. ठीक है. कैसे आता है, बिकॉज जो वो डिप्लोमा लेके जाते थे और जो वो करते थे उसे डिप्लोमेसी बोला जाता है. दैट मीन्स व्हेन यू हैव अ लीगल टेंडर और लीगल चार्टर फ्रॉम अ किंग सेइंग यू कैन गो एंड डू दिस एक्शन, एंड देन यू गो डू दिस एक्शन, एंड देन टू स्टेट यू वुड सेंड कम्युनिकेशन थ्रू इट कि लड़ाई करना है या नहीं करना है, या अपने हार मान लो, या वट एवर, लेट्स मैरी आवर चिल्ड्रन, वट एवर. तो द डिस्कशन दैट यूज टू हैव विथ each other, that was called diplomacy. So what is diplomacy? Diplomacy is the activity or skill of sensitive and tactful managing international relation. That is relationship between sovereign state. ये तो हमने already समझ में. तो I hope this is more clear to you now after we have understood all these terms कि क्या है diplomacy. Diplomacy essentially is जब दो स्टेट के बीच में कोई भी communication होता है, कोई भी decision making होती है for the better of both, और वो बहुत sensitive और tactful. Sensitive मतलब कि ध्यान में रखते हुए हर चीज़ को कि क्या हो रहा है, और tactful means smartly. ठीक है. तो उसी से ये फिर वर्ड आता है डिप्लोमेट. अब डिप्लोमेट इज अ पर्सन जो डिप्लोमेसी करता है. तो
जिसके पास डिप्लोमा होता है वो डिप्लोमेट जो जैसे फॉर एग्जांपल जब इंडियन ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं, IAFS ऑफिसर्स जाते हैं, तो उनको इम्यूनिटी मिलती है। वो क्या है वो इम्यूनिटी? या जो जो प्लेट्स देखते होंगे आप कार में, दिल्ली में कई बार फॉरेन नेशन की उनको कार मिलती है, एंड यू आर नॉट अलाउड टू गेट इनटू देयर कार और वट, मतलब यू कैन नॉट चेक देयर कार एसेंशियली, स्टॉप इट और समथिंग, बिकॉज दे हैव इम्यूनिटी। तो वो कहाँ से आता है? वो डिप्लोमेट को वो चार्टर ही देता है, जो उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट है दैट सेज दैट ही इज अ डिप्लोमेट। सो हु इज अ डिप्लोमेट? इज अ ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंट्री अब्रॉड, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद कोलोकियली हम डिप्लोमेटिक शब्द का फिर थोड़ा सा है ना नेगेटिव में भी आ जाता है, कि हम बोलते हैं तो बहुत डिप्लोमेटिक है, वो किसी का साइड नहीं लेता है, या वो दोनों तरफ हाँ बोलता है, हाँ भी नहीं बोलता है, ना भी नहीं बोलता है, एंड ही इज वेरी डिप्लोमेटिक। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द वर्ड डिप्लोमेटिक हैड अ वेरी नेगेटिव कनोटेशन विच इज ब्लंट एंड टैक्टलेस। तो ये बहुत कॉमन है अब, बट इन हिस्टोरिकली डिप्लोमेटिक या डिप्लोमेसी बहुत अच्छा वर्ड हुआ करता था। बट नाउ because of what we have been doing, because look, countries started sending spies, and they started getting information here and there, and trying to find, like for example, find bad things so that they can pressure them कि मुझे पता है ये क्या, so things like that। तो उसके कारण डिप्लोमेसी का नाम खराब हो गया है ना। आजकल कोलोक्वली हम जब वर्ड डिप्लोमेटिक यूज करते हैं तो हम उसको नेगेटिव वे में यूज करते हैं, मीन्स वेरी ब्लंट और टैक्टफुल और टैक्टलेस और समवन हु इज वेरी श्रूड, इस तरीके से। बट वो अभी हुआ है। एक्चुअली डिप्लोमेसी इज अ वेरी पॉजिटिव टर्म, इट सिंपली मीन्स कम्युनिकेशन। अब लेट्स अंडरस्टैंड थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ डिप्लोमेसी, कहाँ से आया। तो सबसे पहले जैसे इंडिया का फादर ऑफ इंडिया इज महात्मा गांधी, राइट? वैसे ही फादर ऑफ डिप्लोमेसी इज दिस गाय एमेनोटेप III। ही वॉज अ pharaoh of Egypt, and he used to rule during this time। And how do we know? We during the excavation in Egypt, we unearthed letters written by the pharaoh, where he wrote letters to his other kings during that area, telling them how instead of fighting we can create a world of peace if we talk। So he was one of the first and the oldest sort of person who talked about डिप्लोमेसी। तो दैट्स वाई ही इज ऑफ्टन नॉर्मली, ऐसे कोई फादर ऑफ डिप्लोमेसी होता नहीं है, बट ऐसे लोग बोलते हैं बोलचाल में, हु इज द फादर ऑफ डिप्लोमेसी? दिस गाय, ठीक है। एंशिएंट में समझते हैं, आप सबको पता होगा माकियावेली, जिसने वो बुक लिखी थी द प्रिंस, या फिर चाणक्य, जिसने लिखी थी अर्थशास्त्र। तो ये जो दोनों बुक्स हैं, ये जो 18th सेंचुरी और उसके पहले की, ये तो पुरानी है खैर उससे। तो ये जो बुक्स हैं इसमें आप देखेंगे कि दे टॉक अबाउट डिप्लोमेसी, की हमें सबसे पहले वो साम दाम दंड भेद वो वाली बात जो होती है, कि हमें पहले फर्स्ट वी शुड ट्राई टू टॉक इट आउट पीसफुली, एंड देन वी शुड गो नेक्स्ट विथ वॉर इफ नीडेड। सो एंशिएंट टाइम से ही हमारे सारे कल्चर में इंडिपेंडेंटली एक आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हुआ था। जो आज हम डिप्लोमेसी देख रहे हैं, जो आज नेशन स्टेट के बीच में हम डिप्लोमेसी देखते हैं, वो इट केम फ्रॉम पोस्ट रेनेसा ग्रीस। तो ग्रीस में पोस्ट रेनेसा 17th सेंचुरी, रेनेसा इज बेसिकली अ पीरियड ऑफ टाइम दैट केम आफ्टर मिडिल एजेस। कि जब मिडिल एजेस में क्या था, छोटे छोटे किंग हुआ करते थे, तो जब उनके बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही थी, तो ग्रीस के अंदर अंदर ही देयर वर मेनी स्मॉल नेशन स्टेट्स, ठीक है। और सबको लगता था कि उनका किंग इज द अल्टीमेट किंग, तो वो आपस में लड़ते थे। तो सो देयर वर लॉट ऑफ फाइट्स, देयर वाज दिस कॉल्ड 100 years of war और समथिंग। तो काफ़ी टाइम तक ये किंग आपस में लड़ रहे थे। तो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि एक ट्रीटी साइन करी, पीस ट्रीटी, कि एक काम करते हैं, हम साइन करते हैं कि एक दूसरे से लड़ने से बस हमें नुकसान ही हो रहा है, तो व्हाट वी कैन डू इज लेट्स साइन अ ट्रीटी सच दैट वी ऑल अंडरस्टैंड कि हमारा एरिया कौन सा है और उसमें कौन रूल कर रहा है, और उसके उस रूलर को सोवर्निटी है कि वो कुछ भी कर सकता है। बिकॉज क्या हो रहा था ना, कि जैसे इस स्टेट ये है ए को पता चला कि ना बी स्टेट में जो है अपना राजा है ना बहुत मार रहा है लोगों को, तो वो क्या करेगा, वो उस पर हमला कर देगा कि क्यों मार रहे हो तुम हमारी प्रजा को। या फिर अगर बी को पता चला कि जो सी है वो क्या बोलते हैं कुछ गलत काम कर रहा है या पैसा साड़ा उड़ाते जा रहा है और लोग गरीबी में मर रहे हैं, तो क्या करेगा, बी जो है
इस पे वार कर देगा. तो what they were essentially ना, they all thought they were the best and the other one was bad. So they would charge at the other king, and then in the end, when the war, when they were at the end of the war, they decided to have this sort of an agreement where they completely agreed कि भाई ये लैंड इनका है, ये लैंड इनका है, ये लैंड इनका है, और हम सिर्फ वही देखेंगे कि हमारे लैंड में क्या हो रहा है, हम आपके लैंड में क्या हो रहा है नहीं देखेंगे. सो वी गिव यू कंप्लीट सोवर्निटी ओवर दैट पर्टिकुलर एरिया, यू आर द किंग ऑफ दैट एरिया एंड आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन इट. ठीक है. सो दैट इज बेसिकली द बर्थ ऑफ मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, वेयर the states essentially are saying the same thing ki I will take care of this territory and whatever happens in this is my responsibility, that is your territory, whatever happens in your territory is your responsibility, don't tell me how to rule my country, I'll not tell you how to rule. That's where it stands. This is happening in post Renaissance Greece, and from there we have our modern version of diplomacy that we use today. अब modern version of diplomacy में भी मॉडर्न वर्जन ऑफ डिप्लोमेसी भी आप देख सकते हो कहाँ से आ रही है. तो बिफोर कोल्ड वॉर और आफ्टर कोल्ड वॉर में बहुत डिफरेंस है डिप्लोमेसी में. बिफोर कोल्ड वॉर डिप्लोमेसी इतना ज़्यादा वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड वॉर 1 में इतना ज़्यादा नहीं था, बट कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग डिप्लोमेसी एकदम बूम हो गया, बिकॉज आफ्टर हिरोशिमा और नागासाकी पीपल रियलाइज की, स्टेट स्पेशली रियलाइज की नहीं भाई वी नीड टू टॉक, बिकॉज ऐसे बॉम्ब, अब तो न्यूक्लियर वेपन आ गए सबके पास, दुनिया ही नष्ट हो जाएगी, बात तो करना बहुत जरूरी. तो there has been some great changes since first world war, second world war, but now diplomacy has become like one of the most key ways that states deal with each other. पहले उसका अपना रोल था, but फाइनेंशियल और हार्ड पावर या जिसको बोलते हैं मिलिट्री पावर, उसका अपना एक जगह था. बट अब डिप्लोमेसी इज एवरीथिंग. वाई डिप्लोमेसी? चलो ठीक है, हम समझ गए क्या होता है डिप्लोमेसी, ठीक है, और कहाँ से आया है, कैसे होता है, लेकिन क्यों करना है. तो डिप्लोमेसी का एक्शन सिंपल है, इट इज़ टू स्ट्रेंथन द स्टेट. स्टेट को स्ट्रेंथ करना कैसे, अभी मैंने आपको बताया था सोवर्निटी के टाइम में कि जितनी ज़्यादा कंट्रीज आपको अग्री करती है, सो वो देती है कि हाँ आई रिकोगनाइज यू, उतना ज़्यादा आपका पावर बढ़ता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया ब्रिटिश ने इंडिया को इंडिपेंडेंस दी और अगले ही दिन 15th अगस्त को यूएस ऑल्सो गिव. सो गेटिंग affiliation from these two countries gave India a lot of recognition, and suddenly then all the other people started coming. So it strengthens the state when it is recognized by other people and when there is friendship between them. Create free and trustworthy communication channel. Okay, miscommunication is one of the biggest problems in World War I and World War II. Even today, अब जैसे पोलैंड में मिसाइल गिरा यूक्रेन का, it could have led to a war, but it didn't happen because we had a embassy and we had places where we were able to communicate between Ukraine, Russia and Poland, and we found out कि भाई that was a stray missile that landed in Ukraine was actually charged at Russia. तो क्योंकि ये पता चल गया इसलिए वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ. लेकिन आप देखोगे पोलैंड लास्ट टाइम जब एनेक्स हुआ था तो वॉर हो गया था, राइट, व्हेन जर्मनी एनेक्स्ड पोलैंड. सो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इसमें. तो अगर आप डिप्लोमेसी करते हो तो आपका कम्युनिकेशन चैनल स्ट्रांग रहता है, एंड हेंस यू क्रिएट अ ट्रस्ट वर्दी सोसाइटी. लास्ट इज एडवांस स्टेट इंटरेस्ट. ठीक है, स्टेट के इंटरेस्ट, जैसे इंडिया को चाहिए कि यूएस से टेक्नोलॉजी आए, तो इंडिया को उसके बदले में कुछ, अगर उनके रिलेशनशिप अच्छे हैं यूएस से, सो वी कैन हैव दैट एक्सचेंज ना, बार्टर, कि वी विल गिव दिस टू यूएस, वी विल गिव. यूजुअली ऐसा होता है कि स्मॉल कंट्रीज और इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज अपना रॉ वेजिटेबल जो बोलते हैं ना प्रोड्यूस सेंड करती हैं, एंड बड़ी कंट्रीज सेंड फिनिश्ड गुड्स. ऐसा ज़्यादातर नोटिस किया गया है. सो अगर जैसे इंडिया, फॉर एग्जांपल यूएस वांट्स टू नाउ, तो अब रशिया तो काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है, तो लेट्स से चाइना स्टैंड्स अप, सो यूएस वुड वांट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इन इंडिया इन ऑर्डर टू create a place from where it can control China. So that relationship is very necessary. तो वहीं बेसिकली यूएस का क्या इंटरेस्ट है, टू मेंटेन पावर. कौन उसके पावर को थ्रेटन कर रहा है? चाइना. तो क्या करेगा? इंडिया से रिलेशनशिप रहेगा ताकि दोनों मिलके साथ में चाइना को वो कर सके. तो दैट्स एग्जैक्टली स्टेट के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना. मैक्सिमाइजिंग एडवांटेजेस. ठीक है, रिश्ते ज़्यादा जितने अच्छे होंगे उतने एडवांटेजेस होंगे. अगर यूएस में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो इंडिया में भी आ जाएगी, इंडिया में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो फट से यूएस चली जाएगी. उनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो जल्दी से जल्दी जितना अच्छी चीज़ है वो फैलेगी. अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई फेमाइन आता है तो देन यूएस विल बी एबल टू हेल्प इंडिया, या ड्रॉट आता है या नेचुरल डिजास्टर, कुछ भी फॉर दैट मैटर. अच्छे रिलेशनशिप रहेंगे तो लॉस कम होगा, फ़ायदे ज़्यादा होंगे.
मिनिमाइज रिस्क, अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं तो यू कैन डिप्लोमेटिकली सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड देन यू विल नॉट गो टू वॉर, सो हेंस एलिमिनेटिंग एक्सपेंस एंड रिस्क ऑफ वॉर। वॉर होता है तो पैसे जाते हैं, लोग मरते हैं, तो अगर आप बातचीत करके सुझाव निकाल लो किसी भी प्रॉब्लम का तो वी वोंट हैव टू गो फॉर। फिर अवॉइड रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट मतलब कि जैसे अब यूएस ने हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिराया, तो what that led to is Japanese hating Americans, right? Because they destroyed 2 of their cities and it was a really bad thing. तो अब अगर यही चीज़ I'm not saying उस टाइम पे it was possible to solve the issue without bomb, that's a difficult thing to say, but एक resentment रह जाता है ना कि Japanese people will always remember कि what atrocities they did on us, or for that matter we remember atrocities of British India on Indian people, right? Britishers on Indian people, तो we remember this, there's a resentment, right? So वो resentment ना हो, because फिर क्या बाद के रिश्ते खराब हो जाते हैं अगर resentment होता है तो so these are the things, this is why we study diplomacy, this is why we have diplomacy. तो अब डिप्लोमेसी समझ के लेट्स कम टू सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर क्या होता है? सॉफ्ट पावर तो हमें पता है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पॉलिटिकल बॉडीज टू डू समथिंग दैट इज इन आवर इंटरेस्ट। पावर हमें बिल्कुल पता है क्या होता है। सॉफ्ट पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पॉलिटिकल बॉडी विदाउट यूजिंग मिलिट्री और पावर और सैंक्शन, कि जब मुझे बंदूक ना दिखानी पड़े, प्यार प्यार में ही काम हो जाए, उसे सॉफ्ट पावर देते हैं कि because we have such good relationship, I can give you something and you can give me something and we can solve this problem, right? So let's understand hard power and soft power. अब मेरे ख्याल से काफ़ी क्लियर हो गया होगा। हार्ड पावर इज व्हाट? व्हेन यू यूज मिलिट्री एंड इकोनॉमिक कोअर्जन, मतलब जब मिलिट्री और इकोनॉमिक सैंक्शंस यूज करते हो, कोअर्जन यूज करते हो कि करो ये करो, यूजिंग टेंजिबल रिसोर्सेज। टेंजिबल रिसोर्सेज मीन यूजिंग एक्चुअल, टेंजिबल क्या होता है? चीज़ें जो यूज़ की जा सकती है, इस्तेमाल की जाती है, तो जो टच की जा सकती है उसको टेंजिबल बोलते हैं। तो यूजिंग टेंजिबल थिंग मीन्स व्हाट? जैसे फॉर एग्जांपल यूएस रशिया जब कोल्ड वॉर में क्यूबा में मिले थे, तो क्यूबा बिकेम दैट प्लेस वेयर दे वर ऑलमोस्ट अबाउट टू हैव अ न्यूक्लियर आर्मेगेडन। दैट यूजिंग दोज स्पेसेस, दोज areas, different countries, population, using any tangible thing to coerce the other state is hard power. Whereas whenever you are using your attraction, or you are using public opinion, or using culture and tradition, and by creating an image, then it's a soft power. तो आप अपनी एक अच्छी इमेज बनाओ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो आपको सब लोग देंगे जो आपको चाहिए, राइट? if you are a good country, then people will come to your aid when needed. That's the kind of, so that's the difference between soft power and hard power. Let's move on to understand soft power. अब let's understand ये image create कैसे होती है. I'll take example of these two. One is Japan, ठीक है, और one is Germany. जब सबसे पहले जब भी द वर्ड जापान आता है तो क्या आता है आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में मैं बताती हूँ सबसे पहले क्या आता है। एक तो सबसे पहले आता है कि इट्स अ आइलैंड कंट्री, ठीक है। फिर मुझे आता है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड आइलैंड कंट्री। फिर मुझे आता है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड कंट्री है। और तीसरा मुझे पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स नहीं रहते, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज्ड सोसाइटी, ठीक है। और आई नो दे आर दीज आर द पीपल जो उसमें बहुत बिलीव करते हैं, रिचुअल्स एंड वैल्यूज एंड टी सेरेमनी एंड ऑल ऑफ दैट। सो दे आर वेरी वेरी रिलीजियस प्लस मॉडर्न। प्लस द बेस्ट थिंग दैट आई रिमेंबर फ्रॉम जापान इज Ghibli studio, Totoro, yeah, Spirited Away, these are one of my favorite animes, and they're all made in Ghibli studios, which is in Japan, and I love Japanese anime. So this is my image of Japan. This is what I think. It's a very modern society. Excuse me, it's very closed up. I also know that Japan has the highest number of old people. They have the what we call as demography mein, there are more old people than new people. It's an aging society. I know sushi. You all know eating sushi. Some people find it very good, some people don't. अच्छी खाते हैं, but I the vegetarian format. फिर जब हम जर्मनी की बात करते हैं तो हमको क्या याद आता है? Every time someone says Germany, first is Hitler का
हिटलर का इमेज आता है. वी रिमेंबर, I usually whenever thinking of Germany, I remember Hitler. I remember Holocaust. I remember World War One and Two. I I remember the rallies of Hitler. मेरे दिमाग में वही आता है. ये this is Auschwitz, the Holocaust, the जहाँ पे Jews को जलाया गया था. So this is what I think of when I think of Germany, right? So this is the image that is made in my brain of these two countries. But let's understand what they are trying to. Ab, if you ask someone recently, like very young person, they will talk about Germany Oktoberfest. Oktoberfest is one of the most it is one of the most famous fests that happens, a festival of beer where people gather and they have good time. And you know, Angela Merkel, the female president, it was said that the chancellor, sorry, male chancellor, it is said that Angela Merkel was essentially the leader of Europe, because she was such a strong leader. She had PhD in science, and she did so well. And recently, if you see, Germany recently जब war चल रहा था मिडिल ईस्ट में, and तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज जिसने सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स लिए थे to save them, वो जर्मनी थी. जर्मनी never said no to a single immigrant that came its way. So this is something, if you read newspaper in recent times, you'll see that this is the image of Germany. It's a very clean city, crime is very low. Okay, and Oktoberfest hota hai, people are very one of the things that we know about German people is they're very efficient and strict about following rules. So this is the image. But then Japan की इमेज, वो जिबली स्टूडियो से थोड़ा आगे जाके अगर हम पीछे जाए हिस्ट्री में, तो जापान क्या है, जापान वाज फास्टेस्ट, यू नो, देयर इज अ रीजन व्हाई यूएस बॉम्ब्ड जापान, राइट? जापान, there you should read about the atrocities that Japan and Japanese military afflicted on China and Manchuria. It's really horrific, but no one remembers this because they've been trying constantly to change this image to that image. So that's why, so this, now every country has a bad time and a good time, right? But then how do you remember it? That's how, what do other people think of you right now? So the image of Germany is changing, the image of Japan has changed a long time. Why is changing this image so important? The reason why this image is so important, because the image you have is your power. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ जर्मन है तो हम आज बोलते हैं कि हाँ जर्मन है तो बढ़िया होगी, बहुत बढ़िया. अगर कोई भी मशीन है जर्मन है तो इट विल बी बेस्ट. बट देन वी आर हियरिंग रिसेंटली चाइनीजियम, जो मेटल के सरिये वैसे हाथ से तोड़ दे रहे हैं, राइट? जो यू माइट हैव सीन ऑन इंटरनेट. सो या चाइनीज माल यूजुअली भी हम बोलते हैं ना कि चाइनीज बहुत सस्ता होता है, प्रोड्यूस एंड इट डजंट फंक्शन फॉर, इट्स नॉट स्टर्डी. तो ये क्या है? ये आपके इमेज है. तो दैट्स वाई अब अगर कोई डील हो रही है तो पीपल कीप दिस इमेज इन देयर माइंड कि यू नो, अगर हम जर्मनी से करते हैं कुछ अग्रीमेंट तो हमें पता है कि जर्मनी अच्छी चीज़ देगा बिकॉज दे आर फेमस फॉर दिस. या अगर हम चाइना से करते हैं तो हमें पता है कि वो किस टाइप का मटेरियल हमको देगा. सो आपकी इमेज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत मायने रखती है कि आपको कैसे देखा जा रहा है. एंड हेंस पीपल विल हैव, जैसे आप प्रोट्रे करोगे खुद को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, लोग वैसे ही आपसे डील करेंगे. अगर आप बहुत पावर हंग्री हो तो आपको लोग पावर हंग्री होने पे यूज करेंगे, क्या इस पावर के चक्कर में ये बंदा कुछ भी कर लेगा. या फिर जैसे इंडिया है, इंडिया का क्या है, हमेशा न्यूट्रल रहना. तो पता है सब कंट्रीज को कि इंडिया हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा, ठीक है? या तो सिमिलरली ईच स्टेट क्रिएट्स अ आइडेंटिटी ऑफ इट, दैट इट यूजेस इट्स कल्चर, हिस्ट्री, बैकग्राउंड टू प्रोजेक्ट अ इमेज, एंड दैट इमेज डिफाइंस हाउ योर रिलेशनशिप विल बी विद अदर कंट्री. ठीक है? तो अब इंडिया आ जाते हैं. इंडिया पे, इंडिया का सॉफ्ट पावर क्या है? अगर किसी फॉरेनर से पूछो कि आप जब इंडिया को के बारे में सोचते हो तो क्या आता है, तो अगर जैसे मैं मेरी फ्रेंड से पूछूं, सबसे पहले उसका आता है कलरफुल. आई आस्क्ड माय फ्रेंड दिस क्वेश्चन फॉर दिस क्लास कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ इंडिया? सो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल कलरफुल. सेकेंड, ताजमहल. थर्ड,
What was a yoga? Namaste. Crime also. Heard crime also. It is not safe. Then sari. He loves wearing sari. Then mango. He loves mango. Oh, India आती mango खाने के लिए. So this is the image. So I asked a French national, my friend, about what she thinks of India, and this is what she told me that this is the image of India in front of a Frenchman. This is the image they have created. So how did they create this image and how does it help them? तो अभी आपने रिसेंटली में न्यूज़ सुनी होगी ना कि पीपल वर डिबेटिंग कि ये जो नया वाला एम्बलम है वो ऐसे दहाड़ क्यों रहा है, पुराना वाला तो काफ़ी शांत बैठा था. तो क्या आइडिया है उसके पीछे? इट्स एवरीथिंग दैट आर नेशन डज. जब जब नरेंद्र मोदी जाते हैं किसी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिसीव करने, जब उसको ताजमहल दिखाने लेके जाते हैं, जब जस्टिन ट्रूडो इंडिया आता है और कुर्ता पहनता है, all of these shenanigans essentially are what? Trying to create a friendlier image of the country, right? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इराक का जो लीडर है वो जब यूएस में था एंड देन ही was trying to they were getting an interview and then he told the reporter, he asked the female reporter to wear a hijab for the interview because अभी recently में बहुत सारे क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट हो रहे थे रिलेटेड टू मोरल पुलिस इन इराक एंड देन द रिपोर्टर डिक्लाइन एंड देन उसके बाद इराक का काफ़ी इमेज खराब हुआ बिकॉज यू नो इट वाज सीन एज रिग्रेसिव. So all these things that these people do, this is all creating an image. So ये भी एक image create करने का तरीका था कि India is saying कि अब हम ऐसे नहीं हैं, अब हम ऐसे हैं. So we are not just tamed and शांत, but we are ready to fire. Also इंटरनेशनल योगा डे, आपको पता है जैसे इंटरनेशनल योगा डे हुआ उसके जस्ट जैसे ही डिक्लेयर किया 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, उसके नेक्स्ट डे मलेशिया ने इंटरनेशनल मसाज डे निकाल दिया था. तो essentially because what India wants is for people to think of us as calm, composed, like you are in yoga, right? And Indian diaspora, जैसे चाइना टाउन काफ़ी फेमस है यूएस में और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज में, जहाँ चाइनीज़ इमिग्रेंट्स जाके रहते हैं और वहाँ पे बहुत बढ़िया चाइनीज़ खाना मिलता है. और अब आप देखोगे ना, इफ़ यू गो टू कैनेडा, यूएस, इंग्लैंड, वहाँ पे कहीं भी जाओगे, दे आर लिटिल इंडियाज़ विच इज़ अ स्मॉल एरिया ऑफ द प्लेस जहाँ पे सारे इंडियंस रहते हैं और उनके बहुत अच्छे फूड जॉइंट्स हैं, उनके मंदिर हैं और ऑल ऑफ दैट. सो दिस डायस्पोरा विच इज़ people who are Indian origin living there and taking their culture there. So for example, if you search the national dish of Britain, it'll say butter chicken. Butter chicken, yes, that is the national dish of Britain. Why? Because Indians there. Movies, television, if you see African countries में और मिडल ईस्ट कंट्रीज में इंडियन म्यूजिक और इंडियन मूवीज बहुत फेमस हैं. लाइक देर आर पीपल ऑन यूट्यूब राइट नाउ, यू कैन सर्च, देर आर फॉरेनर्स हु नो इंडियन सॉन्ग्स बाय, उनको मतलब नहीं समझ में आता बट दे नो इट बाय हार्ट. they know they are fans of Shah Rukh Khan and Salman Khan and all these people, right? Similarly, this is Rishi Sunak. Rishi Sunak is the youngest prime minister of British in last 200 years, Hindu descent. Kamala Harris, she's also of Hindu descent, partially. She's the vice president of US. And then this is Mr. Siddiqui. He's the mayor of London. He's also from India. Similarly, there's Sundar Pichai, who is CEO of Google, Satya Nadella, Microsoft, Leena Nair, Chanel, Arvind Krishna. What are these? So, what I'm trying to essentially make you understand is all of this is making an image of India. आज से 70 साल पहले इंडिया की इमेज थी गवार, हाथ से खाना खाने वाले, पुअर, and someone who just bobs their head when they talk. This was the image of India. But what is the image of India today? Smart people, because we are seeing all these smart people leading big firms. We are seeing all these smart people leading these big firms and all these people in politics who are of Indian descent. So the image of India is changing from being that poor, uneducated, illiterate country to this country which gives you magnificent people and a country which is strong. So this is the image that India is trying to change into. So क्या है इंडिया का सॉफ्ट पावर?
कैसे यूज करता है इंडिया अपना सॉफ्ट पावर? एक तो वो कंट्री की इमेज, लोगों के फॉरेन नेशनल इंडिया को कैसे देखते हैं, उस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू कैसे हाउ डज अ फ्रेंच नेशनल सीज इंडिया, उनके ट्रेडिशन हिस्ट्री वैल्यू उसको बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन वैल्यूज जो होती है ना उस पर डिपेंड करेगा कि कंट्रीज हमें कैसे जज करती है. तो सबको पता है इंडिया इज़ अ न्यूट्रल स्ट्रॉन्ग कंट्री, बट न्यूट्रल हैज़ वेरी स्ट्रिक्ट वैल्यूज. तो उसी तरीके से कंट्रीज हमारे साथ डील करेंगी. उसके अलावा हम पावर भी चाहते हैं, तो वी वांट to be seen as neutral, and hence why, because we want a security council में seat. We also want to make alliances with a lot of countries, and we also want trade. जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उतनी ज़्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा कंट्री स्ट्रांग होगी. तो कैसे यूज़ करती है इंडिया अपना सॉफ्ट पावर? इस तरीके से यूज़ करती है, by trying to get more power in the international platform, and then trying to show that India is a very strong, dedicated nation which is ready for the upcoming world. ठीक है? Now let's coming back to the same question that we started. So essentially we are wrapping up. Now can you tell me whether you can answer this question or not? What are the components of India's soft power and how are they effective in the different cases? So what are India's soft power elements? Their values, their traditions, their culture, yoga, mango. You can say that it's all these engineers, all these people who have traveled across the world, and they are leading all these big firms like Chanel, Google, and so on. All these political leaders who have Indian descent, Indian diaspora, as well as Little India, which is opened all over the world, small spaces. And you can talk about movies and how Indian Priyanka Chopra married Nick Jonas. That was a huge thing. So this is the image of India in front of this. This was the image earlier. This is the image now. And how is it helping in diplomatic process? Yes. How is it helping? Because India is constantly becoming more and more powerful and having more and more military and other alliances with the countries. Right? तो हम strong होते जा रहे हैं economically भी, and people are seeing India as a dependable power. ठीक है? आज के point में dependability बहुत ज़्यादा important है. कि हमने देखा है कि जब थोड़ी unstable countries जो होती है ना, वो अगर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टेज पे ऊपर आ जाती है ना, तो दे स्टार्ट अब्यूसिंग. So when India has created this image of itself where it is seen as a very strong, mindful state, and it has very strong values, then it gives it a heaviness कि हाँ ये जो है ठहराव एक आता है देश के इमेज में, and that gives countries a reason to align with them. So people would want to make alliances with India, knowing that India is strong. Okay, so this is how they are used. So coming back to the last of it, so what all the things we covered today? Birth of diplomacy. Diplomacy, what was there in ancient, medieval, and recent? What is soft power? How is soft power used? And what are India's soft power? We understood that. And how does India uses its soft power? So these are the things that we have covered in this lecture. Thank you very much for listening. Have a nice day. Good luck.